उत्तर प्रदेश उपचुनाव की मीरापुर सीट हॉट सीट बनी हुई थी और गर्मा गर्मी के माहौल में ही वहां पर चुनाव संपन्न हुआ है। अब वक्त है एग्जिट पोल का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या रहा पूरे दिन मीरापुर में जब वोटिंग चल रही थी और अब क्या एग्जिट पोल बताता है? सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ राजेश शर्मा जी, और मीरापुर में तो हम साथ ही थे। किस तरीके से ये पूरा चुनाव संपन्न हुआ है, क्या रहा है, क्या ओपिनियन आपका है एग्जिट पोल को लेकर? देखो, ओपिनियन जहाँ तक कल के जो रिजल्ट की बात है, तो चूंकि पिछले 48 घंटे में चुनाव बहुत बदलाव आया है चुनाव में। अगर हम 48 घंटे पहली बात करें, कल के 48 घंटे पहले, तो तमाम सब अलग अलग जो एजेंडा है, जो अलग अलग पार्टी की आइडियोलॉजी है, सब उस पर थे। और कल एकाएक जो है बदलाव हुआ, और बदलाव की वजह यह है कि कोई एक वो कहावत है कि अगर किसी शिकारी को शिकार करना होता है और दो शिकार अगर आपस में लड़ जाएं, तो शिकारी बहुत आसानी से शिकार कर लेता है। कल कुछ ऐसा ही हुआ। कल हमें लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ऐसा सोचा नहीं कि जो बवाल होगा किसी ने वहाँ। ये तो अलग बात है कि अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि दरोगा जो है वोटर पर पिस्टल तान रहे हैं, लेकिन जब धरातल की बात करते हैं तो धरातल उससे अलग था बिल्कुल। तमाम जो बड़े लीडर हैं वो सब दूर बैठे रहे। अगर रियल में इस तरह की घटना थी तो उन्हें मौके पाना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे नेता थे। मुजफ्फरनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उधर कैराना के सांसद है, उधर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो भी सहारनपुर में थे। अगर वास्तव में इस तरह का बवाल था कि पिस्टल जो है प्रभावित कर रही है, वोट नहीं डालने देनी, तो अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या संदेश देने का प्रयास किया? उन्होंने मैसेज दिया कि जो है जो सरकार है, ये सरकार जो उनके वोटर हैं वोट नहीं डालने दे रही। लेकिन इसके पीछे की कहानी दूसरी है। हमें लगता है कि ये जो जिस तरह में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास था, और ये उन्हें थोड़ा देर होगी। अगर वो इस बात को सुबह 8 बजे करते, 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते, तो हो सकता था कि वो मकसद में कामयाब हो सकते थे। क्योंकि जब 28 तारीख को रैली होती है तो मीरापुर में हम देख रहे हैं, यूं तो पूरी 9 जो विधानसभा सीटें वहां चुनाव है, लेकिन 28 तारीख को मीरापुर में तमाम जो पॉलिटिकल जो बड़े लीडर थे, चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें, चाहे हम जयंत चौधरी साहब की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, और चाहे अखिलेश यादव जी की बात करें, तमाम बड़े लीडर मीरापुर में थे और मीरापुर को पूरा हॉट बना दिया था। हमें लगता है कि उस समय तक सब माहौल ठीक था। कल सुबह जब वोट पड़ती थी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट थे और वो अपने बहुत शिद्दत के साथ में चुनाव मतलब वोट डलवा रहे थे, और वोट बट भी रही थी। एग्जिट पोल पे किसको विवाद भी इसी बात को लेकर हुआ। वहां एजेंट आपस में लड़े, और जैसे एजेंट आपस में लड़े, मारपीट हुई, तो पुलिस को मौका मिल गया। फिर पुलिस ने अपना वो काम किया जो पुलिस को पहले किसने कहा होगा। और कल 10 बजे के बाद जो हुआ, 10 बजे के बाद हालांकि जो पोलराइज हुआ उसका बहुत ज्यादा असर कोई पड़ेगा नहीं। किसके पास ज्यादा वेटेज? अभी देखो, कल के एपिसोड से तो लग रहा है कि अभी तो हम लोग कहेंगे जो आरएलडी प्रत्याशी है मिथिलेश पाल को वेट करेंगे। आरएलडी के पास ज्यादा वेटेज है। पुष्पेंद्र शर्मा जी है, संपादक भी रहा है, अभी भी संपादक है, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे यूपी की बड़ी जानकारी रखते हैं, खासतौर पर राजनीति को लेकर। पूरे विवादों में निकल गया मीरापुर उपचुनाव, बल्कि और भी सीटों की अगर बात करें, कहीं ना कहीं विवाद ही चलते रहे। क्या रहा सर ये? जब आप कोई सूचना लेते हैं तो पहले बड़ी सरल लगती है, फिर आप उसे खोदते जाते हैं और किसी भी खबर को प्याज के छिलकों की तरह छीलते जाते हैं, तो फिर उसकी सच्चाई निकलती है गहराई में जाके। तो मीरापुर की अगर हम ओवरऑल एक विहंगम दृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है, उनके प्रत्याशी थी, उन्होंने दूसरों को भ्रमित कर दिया। और आपको जब भी कोई लड़ाई जीतनी और आपने अगर अपने विपक्षियों को भ्रमित कर दिया तो आपकी राह थोड़ी आसान हो जाती है। और मुझे लगता है अगर वन लाइनर कहूँ तो यही हुआ है। वहाँ पे विपक्ष को भ्रम में डाल के उन्हें अलग अलग करके अपनी राह को आसान किया है। देखिए, हालांकि किसी भी एक बिरादरी से इस विधानसभा सीट को जीत पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको मालूम है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और अगर मुस्लिम एक जगह जाए और उनके साथ में कोई भी एक दो बिरादरी जुड़ जाए तो वहाँ पर जीत निश्चित मानी जाती है। अब इसकी काट के लिए बहुत सोच समझकर पीडीए के नारे को भी ध्वस्त किया, क्योंकि पाल कैंडिडेट को उतारा, आप समझिए, अखिलेश के लिए एक महिला को उतारा, और ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी रालोद में कोई मतभेद नहीं है, यानी कि दोनों एक परिवार की तरह से लड़े। जो उनकी स्ट्रेटजी थी, जयंत ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि चंदन चौहान यहाँ से जीते थे, फिर वो सांसद बन गए, बिजनौर के सीट छोड़नी पड़ी, बड़ा उहापोह किसे ले, लेकिन अंततः इस नाम पर वो राजी हुए, और जयंत चौधरी ने बहुत मेहनत की। दूसरी तरफ अखिलेश शायद उतने मन से
यहाँ पर नहीं आए, जितने मन से वो करहल में लगे थे या कुंदरकी की बात कर रहे थे या कटेरी की बात कर रहे थे, वो शायद यहाँ पर वो ताकत समाजवादी पार्टी लगा ही नहीं पाई। अब होता क्या है कि चारों कैंडिडेट जब बराबर से होने लगे, हालांकि उसमें भी आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था या परसेप्शन बन जाता है। एक धारणा भी थी कि भाई सपा तो अच्छा पार्टी का चुनाव पलड़ा लड़ेगी। भारी था या कैंडिडेट का? नहीं, कैंडिडेट का नहीं, समाजवादी पार्टी का भारी था, क्योंकि भाई मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो ये लगा कि भाई सपा उनकी पहली चॉइस होगी। लेकिन वहां पर जिस तरह से आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और MIM ने कैंडिडेट उतारा, तो ये मुस्लिमों को इतना भ्रमित कर दिया कि वो जाए तो जाए कहाँ, और उसी का लाभ NDA गठबंधन को मिला। और मतदान के दिन ये और स्पष्ट हो गया। एक्चुअली जो अखिलेश ने किया, जिसका आप सवाल कर रहे हैं, वो अखिलेश जी की रणनीति कहीं ना कहीं यही रही होगी कि मुस्लिमों में ये मैसेज चला जाए कि सरकार उनको वोट नहीं डालने दे रही, और इस बहाने संभवतः मुस्लिम पुनः एक हो जाएं। और जैसी जानकारी मिल रही है, जैसे हमारे साथी रविंद्र जी थे, राजेश जी थे, शादाब जी भी वहीं थे, इनका कहना भी है कि बाद में वो लोग एकजुट हुए, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मिथिलेश पाल की राह आसान होती चली गई। क्योंकि देखिए, वहाँ चाहे वो 35,000 ही जाट है, लेकिन वो डोमिनेट करता है तो अपनी वोट तो डालेगा ही, थोड़ी सी और वोट भी डलवा लेगा। इसी तरह से गुजरों के लिए गर्व की बात थी कि उनकी बिरादरी का आदमी जो है सांसद भी बन गया, तो वो भी एकजुट थे पार्टी के प्रति। और यहाँ से भी मेरठ से, आसपास से जितने मंत्री थे, जितने प्रभावी लोग हो सकते थे, चाहे वो जाट बिरादरी के हों, गुजर बिरादरी के हों, मेरे ख्याल से उन्होंने वहाँ डेरा डाल रखा था। और डेरा डाल के होता क्या है कि जब आप गाँव में संपर्क करते हैं तो फिर पार्टी वाली बात खत्म हो जाती है और बिरादरी वाली बात आ जाती है। तो उन्होंने एकजुटता से वोट डाले, जबकि दूसरे पक्ष में बिखराव हो गया, और इसी बिखराव का लाभ मुझे लगता है कि मिथिलेश पाल को मिल रहा है। और वो पलड़ा तो भारी है ही, लेकिन जीत भी सकते हैं। मिथिलेश पाल जीत भी सकती है। शादाब रिजवी जी है, सब वाकिफ है, कई बार आपने चर्चा करी है। ये पूरा जो मीरापुर का चुनाव में कभी पुलिस पिस्टल तान रही है, कभी अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, और इस बीच चुनाव आयोग ने पुलिस कर्मियों को निलंबित भी करा। क्या चला ये पूरे टाइम, और इसका फायदा नुकसान क्या होने वाला है? देखिए, ये तो कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंग है कि कहीं कानून व्यवस्था करने के लिए उन्होंने पिस्टल तान ली हो, कहीं कार्रवाई हो गई हो। मैं आपसे इसके उत्तर लेके चलता हूँ इस चुनाव पे, और ना मैं चुनाव के ऊपर के हिस्से से लेके चल रहा हूँ, मैं आपको नीचे के हिस्से लेके चल रहा हूँ। देखिए, बहुत बड़ा जो वहाँ मतदाताओं के रुख से और तमाम चीज़ों से देखने को मिला। सबको उम्मीद थी कि वहाँ नया जो है वहाँ नगीना दोहराया जाएगा आजाद समाज पार्टी की तरफ से, तो जो उनके केतली के चुनाव चिन्ह वहाँ चाय गरम बहुत ज़्यादा होने की स्थिति में नहीं रही। और जो समाज पार्टी, क्योंकि नेशनल पार्टी और स्टेट की पार्टी रही है, उससे उम्मीद थी कि ये बहुत ज़्यादा मीरापुर, क्योंकि कभी एक टाइम जो है राष्ट्रीय पे उनका गढ़ रहा है कि मीरापुर में बहुत कुछ कर पाएंगे। वो खुद जो है मैदान से बाहर हो गए, दोनों बुआ और भतीजा जो है, तो वहाँ कहीं स्थिति उनकी कहीं दिखाई नहीं दी धरातल पर। उसके बाद जब हम आते हैं आगे, ये दोनों तीनों दल जो हैं, AIM जो है, वो उनके जज्बाती और जोशीले नारे और भाषण जो होते हैं ओवैसी जी के, वो जरूर हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा करिश्मा हुआ हो, वो तीसरे नंबर पे कोई भी अलग बात हो गई, कोई तो रहेगा, वो बहुत नहीं कर पाए। अब बात आती है जहाँ मेन बात आते हैं कि यहाँ का विधायक कौन या MLA कौन। अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ यहाँ की, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा। अब अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने PDA नारे को लगाने की कोशिश की, उन्होंने महिला कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन उनकी जहाँ कुछ कमियां थी, तो वहीं NDA की जो है बहुत सारी खूबियां थी इस इलेक्शन की वजह से। अब NDA में उन्होंने एक महिला उतारी, ये उन्होंने अपनी सोच के लिए अच्छा किया, लेकिन उन्होंने एक पब्लिक के लिहाज से अनएजुकेटेड जिसे कहना चाहिए, वो क्यों? क्योंकि वो पब्लिक को अपनी बात पर बहुत तरह से नहीं रख पा रही थी। वो एजुकेटेड हो सकती है, वो हाउस वाइफ थी, क्योंकि पब्लिक से उनका टच नहीं था, तो इसलिए वो अपनी बात नहीं रख पाई। दूसरा जो है, जो पिछली बार रविंद्र जी ने कई बार अक्सर कहते रहे हैं, वो चुनाव में भी कल कह रहे थे कि वहाँ जो उनके नेता थे, जो PDA वाला एक हिस्सा था, वो किसान बेल्ट में, चाहे वो चौधरी हो, जाट किन्हें कहा जाता है, वो गुजर हो जिन्हें किसान कहा जाता है, या मुस्लिमों का वो वर्ग जो किसान कहा जाता है, उसको उनके नेता, जो अभी कुछ दिन पहले ही 2024 में उन्हीं की उसी सीट से, जिसका एक मेरा कोई हिस्सा है, उस ये मतलब बराबर जिले की जगह है, उसका सांसद जाट बनते हैं, लेकिन वो वहाँ जाटों को वोट नहीं ला पा रहे हैं, न जाट से दिखे हैं। तो ये कमियां अखिलेश जी के पार्ट पर रही हैं। उनकी अपनी तरफ से रणनीति अच्छी रही होगी। अगर हम इसकी दूसरी तरफ जाएं,
किधर भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी या यूं के एनडीए की तरफ। तो उन्होंने जो अपना प्रत्याशी का चयन किया, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने उनका पीडीए का नारा काटा, पाल समाज को लाके। उन्होंने महिला का कार्ड काटा, महिला को लाके। तो ये तो उन्होंने वहां पूरा कर दिया। उन्होंने क्योंकि जाट समाज और किसान को जो है वो करने के लिए खुद आरएलडी को, क्योंकि प्रत्याशी उतर गया, तो यहाँ किसान का मतलब होता है, जो किसान ज्यादा रुझान होता है वो आरएलडी से माना जाता है, जाट खासकर, और किसानों की एक बड़ी बेल्ट। तो आरएलडी वहां भी उनमें सक्सेस हो गई। भाजपा का वोट अपने आप में आपको देखते ही होंगे हर इलेक्शन में कि एक बड़ा वोट जो होता है वो उनका बिल्कुल स्थायी है, वो कहीं कटने की स्थिति में होता नहीं है, वो एक तरफ हो गया है। जो योगी जी या यूं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का नारा था, कटेंगे तो बटेंगे, वो एक संदेश भी वहाँ काफी हद तक बाद के टाइम में चलेगा। शुरू में इलेक्शन वहाँ नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी इकट्ठा करने की स्थिति में आ गया। इस हिसाब से मीरापुर जो है हॉट सीट होने के साथ परिणाम भी हॉट होंगे, और हॉट के हिसाब से जो कल मतदान से चंद घंटे पहले तक तो लग रहा था कि बहुत रस्साकसी होगी, संघर्ष होगा, और दूसरे कुछ छोटे दल जो है वो करिश्मा करेंगे। वहाँ करिश्मा किसी ने नहीं किया। वहाँ सीधा सीधा जो है एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो आरएलडी कैंडिडेट थे, उनकी स्थिति मुझे मजबूत लगती है। क्या कांटे की टक्कर रहने वाली है या सीधा सीधा एक ही? लगता है अंतर जीत का थोड़ा ज्यादा हो जाना चाहिए। अच्छा। और किसके सर पे? आरएलडी के सर पे ताज, ऐसा लगता है मुझे, जो लग रहा है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, डॉक्टर रविंद्र राणा जी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बयान सामने आया था मिथिलेश पाल जी का सुबह सुबह, और वो करीब 9, साढ़े 9 बजे या 10 बजे की बात है। तब उन्होंने ये कहा था कि आरोप जो लगाते हैं वो लगाते हैं जो हार रहे होते हैं, और इसी बयान में उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम जो है वो दूसरे मतलब पार्टी के लोग जो है वो मुस्लिम बुरके में आ रही है, महिलाएं वो उसमें आदमी है, असले हैं उनके पास मस्जिदों में और उसमें रुके हुए, सारी बातें उन्होंने ये कही। कौन किस पे आरोप लगा रहा था ये उनकी बात से समझ नहीं आया। आप थोड़ा सा समझाएं, और फिर उसके बाद क्या हुआ वो बताएं। दरअसल मुझे ये लगता है कि ये जो चुनाव है, सारे सीनियर जर्नलिस्ट सारे मेरे सीनियर हैं, इन्होंने बता ही दिया है कि रिजल्ट क्या होने जा रहा है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि इसका जो नतीजा होगा उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। जैसे बहुत दिलचस्प बात आपने उठाई है ये कि मिथिलेश पाल कहती हैं कि बुरके में पुरुष आके, हथियारबंद पुरुष, वो वोट डाल रहे हैं। यानी वो कहीं ना कहीं पुलिस के उस स्टैंड के साथ खड़ी हुई हैं जो एलिगेशन अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, उनके नेता लगा रहे हैं, जो ग्राउंड पे कहते हैं ककरौली की घटना के बाद कि मुस्लिम मतदाताओं को बूथों पे जाने से रोका जा रहा है। और ये नैरेटिव बड़े, मैं नहीं जानता कि इसमें कितना सत्य है और कितना तथ्य है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर ये फैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है सोसाइटी में कि पहली बार एक तबके को वोट डालने से रोका गया। तो अगर इसमें सच्चाई है तो ये लोकतंत्र के लिहाज से बड़ा खतरनाक संकेत है। और मुस्लिम सेगमेंट में, मुस्लिम मतदाताओं में, जिसके सामने भी किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म का माइक गया, उस हर आदमी ने ये कहा कि हमें रोका जा रहा है, पुलिस ने बैरियर डाल दिए हैं, मतदान धीमा कर दिया है, अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने पिस्टल वाली घटना को बताया कि वो उतना ही कट पेस्ट करके वायरल किया गया वीडियो। घटना ये थी कि लोग पहले आपस में भिड़े, पुलिस पे पथराव किया, उसके रिएक्शन में थानेदार साहब ने पिस्टल लहराई। तो कहीं ये एक नई रीत तो नहीं बनती जा रही है कि पब्लिक आती है और सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं विपक्ष वाले? आपने मिथिलेश जी का सवाल उठाया था, तो मिथिलेश जी कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सुबह ही ये बयान दे देती हैं। अच्छा, पहले से उनको पता था कि ऐसे आरोप लगेंगे? वो चल रहा था ना सुबह से ही, और इलेक्शन के पहले से चल रहा था। अखिलेश यादव अपनी अंतिम सभा में ये सब कह गए थे, रोका जाएगा, पुलिस रोकेगी, रुकना नहीं है, 10 बार जाना है आपको, 8 बार जाना है, हटना नहीं है, वोट डाल देना। यानी उनको ये कहीं ना कहीं या तो उनके मन में ये बात थी, या उनको ये आशंका थी, या उनके पास कोई फीडबैक था, या वो कोई ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहते थे। लिहाजा उसी को काउंटर करने के लिए सुबह सुबह मिथिलेश पाल ये बयान दे देती हैं। ऐसा बयान डॉक्टर संजीव बालियान ने भी दिया था अपने लोकसभा चुनाव में, आपको याद पड़ रहा हो। तो नेताओं की अपनी रणनीति होती है, वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत खराब चीजें कुछ हुई हैं इस इलेक्शन में, जिनमें से एक बात यह है कि समाज में ये मैसेज गया कि एक सेगमेंट को रोका गया। नहीं रोका गया तो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा उसको काउंटर करना चाहिए था कायदे से, जो नहीं किया गया। बाकी राजनीतिक दलों को भी काउंटर करना चाहिए था, स्थानीय नेताओं को भी करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का फॉर्मूला है वो यहाँ सफल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बाद का ए रह गया, पी और डी गायब हो गया। पिछड़ा कंसोलिडेट हो गया बीजेपी के साथ,
वो जैसा हमने पिछले चुनावों में देखा वो उनके साथ कंसोलिडेट होता जा रहा है। और इस बेल्ट में जो थोड़ा बहुत बचा था वो जयंत चौधरी को साथ ला के उन्होंने वो कसर पूरी करने की कोशिश करी। और दलित जो है वो चंद्रशेखर आजाद के पास दमदारी से टिका हुआ था। थोड़ा बहुत बहन जी के कैंडिडेट पे गया है, लेकिन बहुत माइनर। आसमपुर में थे आप कल, तो उन्होंने क्या बताया? वहाँ पे दलित समाज के बहुत वहाँ दलित बैठे हुए थे, 20-25 ताश खेल रहे थे। उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि भाई जीत तो मिथिलेश रही है, पर हमने वोट दिए बहन जी को। 2-3 बुजुर्ग ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा, नहीं हमने वोट दिए चंद्रशेखर को, मोस्टली ने ये कहा। और 2-3 बुजुर्ग ऐसे बैठे थे जिन्होंने कहा कि हमने बहन जी को दिया। युवा चंद्रशेखर के पास थे, मतलब सब युवा नहीं, 50 साल 55 साल तक का आदमी, वो सब चंद्रशेखर के साथ दिखा हमें। 60 साल से ऊपर के कुछ लोग। वोटों के बिखराव की वजह से ये समझा जा सकता है कि आरएलडी का पल्ला वहाँ पे ज्यादा निश्चित तौर पे भाई, पीडीए का पी और डी नहीं रहा उधर, ए रह गया खाली, और ए में भी डिवीजन हो गया, वो भी कंसोलिडेट हुआ 9-10 बजे के बाद। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं है, तो उनको नए सिरे से इस पे एक्सरसाइज करनी होगी। और मुझे लगता है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस दबाव में थे, क्योंकि 2 मेन पार्टियों से मुस्लिम कैंडिडेट आ गए थे। वो इस डर में थे कि अगर मैंने किसी हिंदू जाति के कैंडिडेट को उतारा, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं दलित पे कार्ड खेला? अगर वो पीडीए की बात करते हैं, क्या दलित सिर्फ वोट लेने के लिए है, टिकट देने के लिए नहीं है? वो किसी बड़े दलित पे कार्ड खेल जाते अगर, तो हो सकता है कि दलित के साथ मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन जाता। लेकिन उनको डर था कि मुसलमान फिर चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, दलित उधर शिफ्ट ना हो जाए। पिछड़े को भी टिकट नहीं देते वो किसी पिछड़े पे भी कार्ड खेल सकते थे, जो पूरा ओबीसी का में बेस बना रही है बीजेपी, उसको क्रैक करने के लिए। लेकिन उनके डाउट्स थे, उनको ये डाउट था, वो चाहते थे कि ये मैसेज जाए कि मुसलमान बहुतायत में आज भी इंडिया गठबंधन के पास है, हमारे पास है। वो कहीं ना कहीं 27 का चुनाव देख रहे थे, इसकी हार जीत नहीं देख रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। संतोष शुक्ला जी हैं और काफी ये कहो कि अनुभव लिए हुए हैं और राजनीतिक दल से जुड़ाव रखते हैं लोग, उनके साथ उठना बैठना उनसे करीबी भी है, सूत्र काफी है। संतोष जी, ये जो चुनाव हुआ, इससे पहले जब रैलियां चल रही थी तो क्या माहौल था? फिर उसके बाद इकरा हसन आई तो क्या माहौल था? थोड़ा सा इसको समझाएं, क्योंकि ऊंच नीच चलती रही मीरापुर उपचुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े डायनामिक्स लिए हुए चुनावी पूरी कैंपेन चली है। और इसमें अखिलेश यादव की प्रतीक्षा वाकई की जा रही थी। पीडीए के फार्मूले को कितना इनरिच करेंगे, कितना बढ़ाएंगे, इस बात की भी प्रतीक्षा थी। और सुंबल लाड़ा को कितनी ताकत दे पाते हैं, अपने कैंपेन कितना आगे बढ़ा पाते हैं, सारी बातें थी। लेकिन उसी के साथ एक प्रश्न ये भी था कि अखिलेश यादव अपने किसी भी चुनावी गतिविधि में बहुत सक्रियता नहीं दिखाते हैं और अंतिम क्षण में आके वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हैं। ऐसे पहले भी चुनाव में देखा गया कि अखिलेश जो है थोड़ा सा ढीला रवैया अपनाते हैं। बिल्कुल, और यही मैंने अभी पहले भी कहा है कई बार कि जब आप इस स्वस्थ लोकतंत्र की अपेक्षा करेंगे और उसमें आप जो कागज पर चुनावी गुणागणित होते हैं उससे जीत हासिल करने की तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत बार वो जीत आपके हाथ नहीं आने वाली है। जमीन पर आप कितना होमवर्क करते हैं, कनेक्ट कितना बनाते हैं, आपकी से है, आपका एक ठोस वोट बैंक है, 2 राय नहीं, लेकिन उसमें 3-3, 4-4 भागीदार एक साथ मजबूती से खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आंशिक तौर पर उनके वोटों में सेंधमारी तो होनी थी। अब अखिलेश के लिए चुनौती ये थी कि अपने पीडीए के फार्मूले को कितना मजबूत कर पाते, सवर्ण वोटों कितना जोड़ पाते, खास करके जो पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक, 2 उनके बड़े जाट चेहरे थे, उनके जरिए वो जाटों को कितना जोड़ पाते। और रही बात ये जो विवाद की कहानी खड़ी हुई, विवाद में तो आप देखिए, अब ककरौली की बात आप देखो, उसके अलावा सीकर में भी मैंने कई मुस्लिम गांव थे जहां पर वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है, तो लगता है कि कुछ तो हुआ है। और वो जब पिछली बार आप 2022 में जो चंदन चौहान जीते तो 67% वही सवाल अगला पूछने वाला था कि 60% या 65% से ऊपर ही रहा है मीरापुर का, लेकिन अब 57% पे अटक गया मात्र। बिल्कुल, ये चुनाव जानते हैं क्या हुआ? चुनाव हुआ ऐसा है कि एक राजनीतिक ऐसी कोई परिस्थिति बनी, एक सामाजिक कोई तानाबाना ऐसा खड़ा हुआ है और जिसमें विवाद ने एक नया डायनामिक्स पैदा किया और एक पर्टिकुलर सेगमेंट का वोट, मुझे नहीं लगता जितना वो ऊर्जा के साथ गिरना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, पढ़ने के लिए व्यग्र था वोट बैंक, उसको शायद उतनी सहूलियत, उतने रास्ते नहीं मिले। कौन है शायद वो? उसका मनोबल रह गया कहीं। कौन है वो? मुझे लगता है जिस वोट की बात चल रही थी कि उसमें आंशिक बंटवारा है कि पूर्ण बंटवारा है, कुछ वोट का एकीकरण है, लगभग मुझे मुस्लिम गाँव में ऐसा ज्यादा देखा गया है कि उनकी वोट की प्रतिशतता कम रही। और ये संकेत 3-4 प्रकार के करते हैं। दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे, चंद्रशेखर के आप राजनीतिक जो होमवर्क आप उसको देखें, उसकी दिशा देखें। अभी आजम खान से मिलके आते हैं, अब्दुल्ला आजम से मिलते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, ये लगातार एक्टिव है जब से सांसद बने। ये अखिलेश यादव के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि चंद्रशेखर के पास दृष्टि है, व्यक्तित्व है, एक उम्र है, एक ठोस वोट बैंक है,
बसपा का खोया हुआ जनाधार के बाद एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ और एसोसिएट होने के लिए व्यग्र है, खड़ा है। ऐसे में और उम्र बहुत लंबी है, अभी बहुत आगे तक राजनीतिक पारी खेल सकते हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों भी है। मुस्लिम वोटों पर आने वाले दिनों में लगातार 3-4 राजनीतिक दलों के होमवर्क एक्सरसाइज होते रहेंगे और वो सर्वाधिक उसमें चुनौती में अखिलेश यादव रहेंगे। जी, पलड़ा लगभग हम माने कि एनडीए का भारी। पहला एनडीए का भारी, एनडीए का इसलिए भारी कि एनडीए का जो वोटर जितना कमिटेड होता है उससे कहीं ज्यादा उसका कार्यकर्ता कमिटेड हो। उसके बड़े नेता बहुत व्यग्र होते हैं, सक्रिय होते हैं, दिखते हैं, आते हैं, माहौल बनाते हैं और उनका जो चुनावी गुणागणित है वो बिल्कुल साउंड होती है। ठीक, इसी का मुकाबला कभी दूसरे दल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 2024 लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम दिखाई पड़े, उसमें भी कहीं न कहीं भाजपा की चूक का अपना एक उसकी एक भूमिका रही है, वो भी एक पक्ष है, वो भी एक कारण है। लेकिन भाजपा बार बार ऐसी चूक करेगी हमें नहीं लगता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वेस्ट यूपी के वरिष्ठ पत्रकार, जिनका ये कहना है कि जो एनडीए है उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है। हालांकि ये तय होगा 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे कि किसके सर पर ताज सजने जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए सभी पत्रकारों की तरफ से एक बड़ा संदेश है कि 27 की तैयारी अच्छे से कर ले, नहीं तो फिर कोई ना कोई खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।